नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक साहब वैसे देश के सबसे बड़े ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर हैं और बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं। आप तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, इसलिए हमारे दर्शकों को भी आपकी बात पसंद आती है और वो बड़े चाव से आपकी बात सुनते हैं। इसलिए हमने अनुरोध किया था कि देश में लोकतंत्र लगभग खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए, यानी पत्रकारों को, जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए और इसका दोष यदि हम मोदी शाह पर ही मढ़ना चाहें तो और लोग क्या पवित्र हैं, उनको दोष नहीं देना चाहिए। मलिक साहब से जानेंगे इस बारे में हमारे इस एपिसोड में, और अंत तक ये एपिसोड आपको देखना होगा। मलिक साहब, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है और आपके अभिप्राय बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं जी। आप जिस प्रकार से आज कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपका भी काफी लंबा अनुभव है, काफी लंबा समय आपको देखते हो गया मीडिया में, और हम लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्र में कहिए या लोगों को कहिए, उनसे हमारा पाला पड़ता रहता है। हमने तमाम राजनीतिक दलों को भी देखा है, नेताओं को भी देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र को कुचलने का काम हो रहा है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो संसद के बाहर हो। लेकिन हमें ये एहसास हो रहा है कि खाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं या लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, या इसमें और भी सहयोगी हैं। अगर मैं तत्कालीन आज के हालात में इस चीज को देखूं तो हम दोषारोपण कर रहे हैं अमित शाह पे। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने चुनाव आयोग को हथिया लिया है, उन्होंने ये कर दिया, वो तमाम शाम दाम दंड भेद कर रहे हैं, वो हेरा फेरी कर रहे हैं। जब हम बारीकी से देखते हैं तो क्या जो दूसरे दल हैं वो नहीं करते हैं क्या? मुझे याद आता है, और बड़ी साफ गोई से मैं हरि भाई आपको बताना चाहता हूं, जब हम छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे और हमने होश संभाला और हमें समझ में आया कि लोकतंत्र क्या है, उसके लिए सरकारें कैसे बनती हैं, एक नेता कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, तो हमारे गांव में ज्यादातर ये यमुना की बेल्ट है, एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ वेस्टर्न यूपी है। और वेस्टर्न यूपी का किसान, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने की शुगर मिलें हैं, तो इस एरिया का किसान थोड़ा धनाढ्य किसान होता था, थोड़ा मजबूत किसान माना जाता था। अब मैं भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ईश्वर ने वहां पे पैदा किया और मैं भी एक संपन्न किसान के घर में जन्म लिया। गन्ना किसान हम लोग हैं, आज भी गन्ने की खेती करते हैं। तो वहां पे ये होता था कि चुनाव के दिन पहले तो बैलेट पेपर पे स्टैंप लगती थी, मोहर लगती थी, और तब इतने संसाधन भी नहीं होते, तो एक दिन पहले ही रात को वो पूरी जो पार्टी होती थी, पोलिंग पार्टी होती थी, फोर्स के लोग होते थे, पुलिस होती थी, ये सब लोग एक दिन पहले ही आके गांव में डेरा डाल देते थे, और जिम्मेदारी होती थी ग्राम प्रधान की या जो संपन्न किसान हो उसकी, कि उनका खाना पीना रहने का इंतजाम करे। अब जाहिर सी बात है कि जो मजबूत होगा वहां रहना खाना होगा, और जहां रहना खाना होगा, जब आपने शाम को उसका नमक और हलवा खा लिया तो थोड़ा सा अगले दिन उनको ये भी करना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता था कि पुलिस का काम तो ये होता है कि वोटिंग के अंदर, बूथ के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ये काम तो पुलिस का है।
जो पोलिंग ऑफिसर है उसका काम यह है कि शांतिपूर्वक पोल हो जाना चाहिए, इसके अलावा उसकी भी ड्यूटी नहीं है। ऐसे में हम ये देखते थे कि अगले दिन जब पोलिंग शुरू होता था तो हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग और हमारे ताऊ चाचा और दूसरे लोग जो है सब चारपाई और हुक्का लगा के वहां बैठ जाते थे और 10 15 20 आदमी हुक्का पी रहे हैं और जो अपना लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ वोट डाले जा रहे हैं। जब लगता था कि ये नेगेटिव वोट है, ये दलितों का पिछड़ों का वोट है, ये दूसरी जगह जा सकता है, ये कांग्रेस में जा सकता है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह का एरिया था तो कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग होती थी। तो जब लगता था कि ये कांग्रेस के वोटर आ गए हैं तो उनको रोकने का काम होता था। वो गरीब गुरबा होते थे कि भाई जाओ खेत में और गन्ने की पत्तियां काट लो और कुछ गन्ने वन्ने भी काट लेना, आज फ्री हैंड है तुम्हारा, जाइए। तो वो खेत में पहुंच गए, उनको लगा ये तो बढ़िया मौका मिल गया। तो फ्री बीट तो आपने भी दी, आपने भी उस दिन उनको रिश्वत दी और वो जाके ले आए और इधर जो है और जो किसी को एक आध बोतल वोतल का भी जुगाड़ हो जाता था वो भी हो गया और ये मामला हो गया और वोट पड़ गए। और इतने अनपढ़ लोग थे या कई ऐसे लोग भी थे कि पोलिंग का जो ऑफिसर था वो कहता था साहब एक ही पार्टी को सारे वोट मत डालो, ये बाद में पोलिंग जो है आपका ये बूथ कैंसिल हो जाएगा कि एक ही पार्टी को कैसे इतने वोट पड़ गए और 70% हो चुका है। तो बोला अच्छा 10-5 वोट कांग्रेस को भी डाल दो भाई। तो वही लड़के पोलिंग करके कांग्रेस को भी डाल देते थे। ये तो है हकीकत। उस टाइम पे ये थोड़ा इसलिए भी हमारे सामने कम आता था, मीडिया के संसाधन नहीं थे, लोग सीधे साधे थे। आज हम आधुनिक दौर में हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई है। पर जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो वो सवाल जवाब करता है। हम उसी पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन आज उस बात को हम गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी पढ़ाई कर ली है। अगर शायद हम नहीं पढ़े होते, आज हम भी उसी में लाठी लेके घूम रहे होते, कहते सही है। तो आपको जब चीजों का ज्ञान होता है तो आप उस पर विचार विमर्श करते हैं। आज इसलिए हाईलाइट ज्यादा हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि हमें सामने दिखाई दे रहा है। अब मैं इस चंक में ये कहना चाहता हूं हरि भाई कि आज जो अमित शाह और मोदी पे आरोप लग रहा है लोकतंत्र की हत्या का, क्या उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं? और उनकी लिमिट देखिए, उनकी हद देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं तो मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं। तो ये क्या है? वही वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो घोर विरोधी एक समय पे नरेंद्र मोदी के थे, आज वो उनके साथ गलबैया ले रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या वो नहीं सहयोगी हैं इसमें? आपको याद होगा ये वही नीतीश कुमार हैं कि जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए तैयार कर रही थी कि एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी होंगे, सबसे पहले भागने वाले, ऐतराज जताने वाले नीतीश कुमार थे और इन्होंने ही महागठबंधन की स्थापना भी करी थी। तो ये क्या सिद्धांतवादी इनको हम कह सकते हैं? या इसके अलावा दूसरी जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे तमाम लोगों को ले लीजिए, क्या वो सिद्धांतवादी हैं? क्या वो ये कह सकते हैं हम नैतिकता के आधार पर राजनीति करेंगे और हम अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए श्याम दाम दंड भेद नहीं करेंगे? क्या इसकी वो कसम खा सकते हैं? मेरा मानना यह है कि कोई भी सियासी दल हो, वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद करता है और जब वो राज्यों में आता है तो फिर वो केंद्र में जाने की कोशिश करता है। जब वो केंद्र में आ जाता है फिर वो अपना ही राज आगे चलाने की कोशिश करता है। ये पार्टियों की, व्यक्तियों की मानसिकता है और इसमें कोई अलहदा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज भी आप कांग्रेस को देखेंगे, जहां कांग्रेस है या कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, क्या ईमानदारी से कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभा रही है? कांग्रेस के अंदर समय समय पे हमें क्यों गलतियां दिखाई देती हैं? चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो दूसरा स्टेट हो, क्यों हम कांग्रेस की गलतियां बार बार निकालते हैं? कांग्रेस के अंदर से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसमें रणनीति नहीं हो रही है? तो मुझे लगता है कि कोई भी सियासी दल दूध का धुला हुआ नहीं है और वो जब उसको मौका मिलता है वो अपनी चीजें चलाता है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी का भी है। उन्होंने भी
इमरजेंसी लगाई थी, वो असली लोकतंत्र की हत्या थी। लेकिन बात ये भी है कि उन्होंने खुद ही कुछ दिन बाद उसको हटाया भी था। कुछ साल के बाद उन्होंने जब हटाया था तो वो भी वही थी। तो उनको एहसास हो चला था कि आपके खिलाफत इस प्रकार से हो रही है और उनको नुकसान भी इसका बहुत बड़ा हुआ था। तो सियासी दल जानते हैं कि इसका नुकसान बहुत बड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कर रही है, उसको मालूम है एक समय पे इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि मोदी जी ने 100 साल की आरएसएस के तमाम एजेंडे पास कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं। अब आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरएसएस जिस काम के लिए बनी थी वो काम खत्म हो गया है। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 100 साल हो गए आरएसएस को, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। इसी इसी प्रोपगंडे के तहत नड्डा साहब का बयान आया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको एहसास हो चला था कि हम 300 प्लस के पार तो आएंगे। नारा 400 प्लस का दिया था और 300 प्लस आ जाएंगे, तो अब हमें आरएसएस की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वो चाहे आदित्य योगीनाथ कहिए, चाहे वसुंधरा कहिए, चाहे जो भी कहिए, वो हालात ये हो गए कि आप 240 पे अटक गए। और आपने उसके बाद जो आपने अपने जो एक्सीलेटर था गाड़ी का वो और तेज दबाया और आपने जो है और लोकतंत्र का गला दबाया, तो आप जो है महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा, हरियाणा होते हुए दिल्ली और दिल्ली से सीधे बिहार पहुंच गए। और अब आप तैयारी कर रहे हैं आसाम और उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह की चीजें देखने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। और दूसरे जो दल हैं वो इसलिए परेशान है कि उनकी जो राज्यों में सरकारें हैं वो रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगे। उसमें दो उदाहरण तत्काल आपके सामने हैं कि किस प्रकार से अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर समझौता नीतीश कुमार ने किया। और इसी प्रकार का समझौता क्या ममता बनर्जी करेंगी, या वो बीजू पटनायक के भाई जो बेटे हैं पटनायक साहब, उनकी तरह स्वाह हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी सियासी दल है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब उनको मौका मिलता है वो लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कोताही नहीं बरतती। जी। तो मलिक साहब, अब आगे भारत का भविष्य कैसा होगा? क्योंकि लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये नारे दिए जा रहे हैं। बिहार भी तो लोकतंत्र का, मतलब वहां से लोकतंत्र निकला, जनपद महाजनपद, ये हम दावा करते हैं। तो देश का होगा क्या? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में इस प्रकार के लीडर्स आ रहे हैं जो कि एसर्ट कर रहे हैं, यानी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की व्याख्याएं बदल जाएंगी। बिल्कुल। देखिए हरि भाई, अगर आप देखें, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने घर में अपने बच्चों को संदेश देते हैं झूठ बोलना पाप है, गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी का उधार लेके वापस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और क्या हम खुद ये चीजें करते हैं? हमारे बच्चे हमें नहीं देखते हैं। हम सिद्धांतवाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर भी लागू नहीं कर रहे। बहुत अच्छा लगता है भगत सिंह के बारे में बात करना, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो? वो तो कहावत है ना कि वो तो चाहते हैं पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। हमारे सही यहाँ बात। तो जो है, हमारे यहाँ तो सिंधिया पैदा हो, हमारे यहाँ तो सिंधिया पैदा हो और भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। हम तो ये चाहते हैं। तो क्या ये सारी चीजें सोचते हुए आपको लगता है कि लोकतंत्र में कोई सुधार आएगा? और आप मुझे बताइए कि कल्पना कीजिए कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, या 2029 कहिए या उससे पहले, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाती है, एक नई सरकार आती है, वो किसी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, क्या हालात सुधर जाएंगे? क्या देश का लोकतंत्र जो है जिंदाबाद शुरू हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो भी नया दल आएगा, जो बिगड़ाहट है, जो चीजें हैं, वो इतनी भी रह जाए वो भी गनीमत है, वो इससे आगे जाएंगे। कांग्रेस ने देश को जहां ले जाके खड़ा किया था, ये लोग तो उससे उसको कई 100 किलोमीटर आगे ले गए, और जो नई सरकार आएगी वो उससे भी आगे लेके जाएगी। यहाँ दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की सरकार को बदला है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाए हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो सुधार करेगी। अब ये कौन सा सुधार करेगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने तो पॉल्यूशन पिछले दिसंबर में भी झेला था और उससे अधिक इस बार झेल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के टाइम पे भी सड़कें टूटी हुई थी, वो सड़कें आज भी टूटी हुई है, तो बदलाव तो कुछ दिख नहीं रहा कहीं धरातल पे। आप बिजली के रेट आपके बढ़ गए, जो फ्री पानी मिलता था उसका पेमेंट शुरू कर दिया है, और जो बिल है वो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। आप जाइए लाइन में लग जाइए, वहां बिल सुधार करवाते रहिए, कोई नहीं पूछ रहा। तो चीजें तो बढ़ी है, घटी तो नहीं है केजरीवाल के टाइम से। इसीलिए हमने 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को हटाते हुए केजरीवाल को लाए थे कि भाई जो शीला दीक्षित नहीं कर पाई शायद केजरीवाल जी करेंगे। क्या किया केजरीवाल ने, और आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो मैं इसीलिए कह सकता हूं कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में कोई उद्धार होगा या कोई सुधार होगा, और यह लोकतंत्र का कोई हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हुए चीजों को करेंगे। हमारा खून दूषित हो चुका है, हमारा खून दूषित हो चुका है। और आप ये देखिए, इसमें दोषी आप किसी नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मत ठहराइए। इसमें चाहे कोई बिजनेसमैन हो, हम क्या अपनी ड्यूटी, हम क्या अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम अपनी मीडिया की बात करें, हम अपने ही गिरेमान में झांक के देखें, क्या आज मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है। आज मैं दिल्ली में अगर हरिजी मीडिया को देखता हूं, मेरा 3.5 दशक का कैरियर हो गया है, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो जो शोले वाला डायलॉग है कि आधे इधर आधे उधर और बाकी मेरे पीछे, तो आधा मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आधे से अधिक ही हो, तो जाहिर सी बात है सत्ता में है, और बचा कुचा मीडिया कांग्रेस के साथ है। तो जनता के साथ कौन सा मीडिया है। वो हम जैसे मूर्ख कुछ है जो धूल में लट मार रहे हैं, कोई सुने ना सुने उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे ज्ञान देने से यहाँ क्या होने वाला है। तो क्या आज कोई जनता के हितों की बात उठाने वाला है। क्या आज जो इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छपती थी कांग्रेस के जमाने में या उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी कई बार हम लोगों को कागज देती थी और हम 2G घोटाला, 5G घोटाला, कोल घोटाला छापते थे, क्या वो बंद हो गए। क्या ऐसे कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं। क्या जो आज तक चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता था, पिछले 11 साल में एक भी स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या सुधार हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है। तो ये क्या इतना अच्छा सुधार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि अखबारों को अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो मीडिया क्या कर रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो पत्रकार हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अधिकतर लोग करप्ट हो चुके हैं, बदमाशों का बोलबाला है, और साधारण व्यक्ति चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ है। मगर गांव में इसका जिस मतलब प्रकार से जी जी इसका मतलब ये हुआ कि अब देश में एक क्रांति हो और आमूल परिवर्तन हो, क्योंकि कोई भी दल आए वो तो भ्रम निरसन हो रहा है। तो अब इसका अंत क्या होगा। नहीं, इसका उदाहरण आपके सामने है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था और लोग सड़कों पे उतरे थे, लेकिन वो असंगठित आंदोलन था। उस आंदोलन का हश्र भी आपके सामने है। आप तो बहुत बारीकी से आपने उस चीजों को देखा होगा, समझा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने तराजू में मेंढक तोलने की कोशिश की और वो मेंढक छितर गए, और वही इंदिरा गांधी फिर आ गई पीएम बन के। तो आप ये देख लीजिए कि अब यहाँ पे 3.5 साल में जी वही मैं कह रहा हूँ, 3.5 साल में देखिए कितना अरसा भी हम नहीं चला पाए। आज भी अगर आप देखें, बीच में राजीव गांधी की हत्या के बाद मुश्किल से कांग्रेस की 5 साल सरकार चली, नरसिंह राव की। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल कोई पूरा ही नहीं कर पाए। किसी तरह 17 संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को इकट्ठा करके 17-18 को साथ में लेके वाजपेयी जैसे लोग निकल गए कि उन्होंने 5 साल निकाल लिए। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के जो क्रांतिकारी नेता थे, रणनीतिकार थे, उन्होंने कहा कि शाइनिंग इंडिया चल रहा है, इंडिया चमक रहा है, इसलिए समय से पहले चुनाव करा दिए जाए, और धराशायी कर दिया वाजपेयी जी को भी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा सुधार होगा। ये तो बहुत बड़ा देश है, ऐसे ही गिरते पड़ते चलता रहेगा। यहाँ पे कोई भी चीज भले ही वो गलत हो, सही हो,
एक एक चीज लागू हो जाए और उस पर सब लोग चले, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो जिस तरह हम कहते हैं कि शंकर की बारात है, इसमें सांप बिच्छू देवता भगवान ईश्वर सब हैं, तो ये यहाँ सब तरह के लोग चलते रहेंगे और हमारा देश जो है ऐसे ही खटर पटर चलता रहेगा, चलता है। कोई आज का देश थोड़ा ही है ये। तो इसलिए उम्मीद करना और अपना अच्छा काम करना, अपना अच्छा रिजल्ट देना, हम ईमानदारी से काम करें, ये सोचना, मुझे लगता है वही बहुत है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गारंटी ले ले, जैसे हमने और आपने ली है, अगर ऐसे हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गारंटी ले ले, तो मुझे लगता है बड़ा सुधार हो सकता है। हम किसी दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधरें और कुछ अच्छा काम करें, तो मुझे लगता है उसी से भला होगा। हम खुद तो कुछ ना करें और दूसरे को बड़े बड़े भाषण देते रहें, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब। मलिक साहब, आप सही बात कह रहे हैं और मेरे ख्याल से सुधार हमें अपनों से करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने आप को सुधारना होगा, वरना यही चलता रहेगा। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। और आने वाले दिन कैसे होंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यही कटर पटर चलता रहेगा ऐसा लगता है। हम अगर आशा करते हैं कि लोग अपने आप को सुधारने में लगे और जो अपेक्षा करते हैं उसका अनुपालन करें, यही तो चाहते हैं हम। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपने जो बातें करी है वो लोगों को सोचने लायक है। लोग सोचें, अनुपालन करें, आचरण में लाएं, यही तो अपेक्षा करते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।